हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज सभी को पता है कि 26 जनवरी है, तो पहले तो सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, अपन जानते हैं कि नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। क्वांटम मैकेनिक्स अपनी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद अपन नई बुक स्टार्ट करते हैं। जो पेपर नंबर 3 है आपके, जो चाहे यूनिवर्सिटी ले लो, ब्रिज यूनिवर्सिटी ले लो, चाहे अरवल वाली यूनिवर्सिटी ले लो, जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ चलती है उसमें आपका जो बीएससी या बीएससी बीएड में पेपर नंबर 3 चलता है फिजिक्स में। कौन सा पेपर है आपका? पेपर नंबर 3। उसकी बात करते हैं अपन। जो पेपर नंबर 3 का नाम क्या है आपके पास? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे। ये पेपर आपका बीएससी में भी चलता है, बीएससी बीएड में भी चलता है, और किस में चलता है? एमएससी में भी चलता है। तो अपन इस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक इसको कवर करेंगे वीडियो लेक्चरर के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, आपके पास जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका, वो रहेगा आपके पास परमाणुओं के मध्य बल। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि फोर्स बिटवीन एटम। अब फोर्स बिटवीन एटम क्या होता है, इसमें किस तरह से प्रोसेस होता है, इसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी का महत्व होता है, उसके बारे में अपन को कंप्लीट स्टडी करनी है। अब बात करते हैं सबसे पहले सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट आप देखोगे तो यदि आप सिलेबस देखते हो तो यूनिट फर्स्ट आप दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट तो है आपके पास कुछ बॉन्डिंग से रिलेटेड दिया हुआ है, यानी बॉन्डिंग दिया हुआ है, यानी जो मैटर होता है या कुछ एलिमेंट होते हैं, जो एटम होते हैं, अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, उसके बीच में जो भी बंध बनते हैं उनके बंध के बारे में कुछ थ्योरी दी गई है, उसको पढ़ेंगे। दूसरा अपन को दिया गया है क्रिस्टलोग्राफी। क्या दिया गया है? क्रिस्टलोग्राफी, यानी क्रिस्टल से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है या उसके किस टाइप के क्रिस्टल होते हैं वो सब पढ़ेंगे। तो ये आपके दोनों चीज़ें हैं, ये यूनिट फर्स्ट दोनों को कवर करेगी। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं टॉपिक की। तो अपना जो टॉपिक है वो क्या है? परमाणुओं के मध्य बल। तो अपन स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट और उसका फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे टॉपिक तो आपके लिए लगा दिया कि परमाणु के मध्य बल, फोर्स बिटवीन एटम। अब आप जानते हो कि ये परमाणु क्या होता है? बताओ परमाणु क्या होता है? परमाणु, यदि मैं बात करता हूँ कोई मैटर की बात करता हूँ, मान लो कोई द्रव्य या कोई मैटर, यानी क्या हो गया अपने पास? कोई द्रव्य या मैटर हो गया। क्या ये मैटर किससे मिलकर बन सकता है, बता सकते हो? ये कुछ छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं, उससे मिलकर बनेगा। किससे मिलकर बनेगा? इससे मिलकर बनेगा। तो मान लेता हूँ कि ये किससे मिलकर बना होता है? कुछ एलिमेंट्स होते हैं, यानी छोटे छोटे अवयव होते हैं, उसके द्वारा मिलकर क्या बनता है? अपना मैटर बनता है। ठीक है, कह सकते हैं, पढ़ते आए हो, केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा है आपने। अब यदि मैं इसको कहूँ कि अपने पास मान लो कि कोई परमाणु होता है, परमाणु से मिलकर आपका क्या बनता है? आप जानते हो अणु बनता है। मान लिया कि कोई परमाणु है, ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि परमाणु से मिलकर क्या बनता है? आपका कोई अणु बनता है, सबको पता है। अब यदि मैं इसका एग्जाम्पल भी लूंगा इसको समझाने के लिए, परमाणु का या अणु का कोई एग्जाम्पल भी बात करेंगे। अब यदि मैं कहता हूँ कि यदि मैटर, और जैसे मैटर बन गया कुछ एलिमेंट्स के द्वारा, अब उसमें कुछ ना कुछ बॉन्डिंग होती है, आपको भी पता है। तो वो बॉन्डिंग किस बेस पे होती है? यानी मान लो कि इसमें कुछ यदि क्रियाएं होगी तो इसमें कौन कौन से फोर्स काम करेंगे, क्योंकि अपने पास टॉपिक की क्या है? परमाणु के मध्य बल। तो अपन को पता होना चाहिए कि फोर्स कौन कौन से काम करते हैं। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ इसमें कि इसमें कौन कौन से फोर्स काम करेंगे, तो बताओ कौन कौन से फोर्स काम कर सकते हैं यहाँ पे। यदि मैं बात करूँ कोई भी एलिमेंट और परमाणु या अणु की, यानी कोई भी दो, मान लिया कि आप इसी की बात कर लो विद एग्जांपल, परमाणु की बात कर लो, कोई भी हाइड्रोजन की बात कर लो। मान लो हाइड्रोजन में क्या ले लिया मैंने? दो परमाणु लिए। ये हाइड्रोजन क्या है? आपका एक अणु है। ठीक है, ये किससे मिलकर बना है? दो हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? दो हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना है। आप जानते हो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है कुछ। इसके बीच में क्या रहता है? कुछ बॉन्ड रहता है। ये बॉन्ड क्या कहलाता है? आपका केमिकल बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका केमिकल बॉन्ड, जिसे बोलते हैं रासायनिक बंध। क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध। अब मैं इसके फोर्स की बात करूं तो कि कुछ न कुछ पदार्थ होता है, वो बनने के लिए कोई ना कोई बंध का निर्माण करता है। आप जानते हो अच्छे से, कुछ न कुछ क्या होते हैं। मान लो इसमें यदि मैं परमाणु की बात करूं, कोई परमाणु होते हैं, वो यदि अणु बनाएगा तो कुछ न कुछ रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन करने में क्या पता वो कौन सी रिएक्शन करेगा, रिएक्शन से क्या कौन सा फोर्स उत्पन्न होगा। तो यदि मैं इस यहाँ पे फोर्स की बात करूँ, तो यदि फोर्स की बात करता हूँ तो फोर्स आता है आपके पास, देखो, जो स्थिर विद्युत ऊर्जा बल, स्टैटिक विद्युत ऊर्जा बल। एक तो ये फोर्स आता है अपना। जो इम्पोर्टेंट इसमें रोल करता है वो क्या है इसका? जब इस क्रिस्टलोग्राफी में जो इम्पोर्टेंट रोल है वो किसका है? स्टैटिक विद्युत ऊर्जा। यानी आप जानते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, यानी स्थिर विद्युत ऊर्जा, या फिर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, स्थिर विद्युत बल, क्या आप कह सकते हो? स्थिर विद्युत की बल, इस टाइप से भी आप कह सकते हो, स्थिर विद्युत की बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इसमें जो मेन जो
मेन जो जिसे बोलते हैं कि मुख्य घटक, तो इसमें जो फोर्स मान्य होता है वो कौन सा होता है अपने पास, स्थिर विद्युत की बल होता है। यदि आप कहोगे कि नहीं इसमें तो चुंबकीय बल भी होता है, ग्रेविटेशनल बल भी होता है, बिल्कुल होता है, वो भी होता है, मैं मना नहीं करा कि नहीं होता। यदि मैं बात करता हूँ किसकी, चुंबकीय बल की, किसकी बात करता हूँ, चुंबकीय बल की। एक कह रहे हो, आप कह रहे हो कि गुरुत्वीय बल भी होता है, बिल्कुल होता है, गुरुत्वीय बल भी होता है, ये बल भी होते हैं, पर क्या इसमें जो ज़्यादा वैलिड माना गया यानी जो काम आने वाला बल है वो कौन सा है आपके पास, स्थिर विद्युत की बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि अपने पास क्या बन रहे हैं, कोई भी, अब जैसे यहाँ पे बॉन्डिंग बन रही है, मान लिया कि आपके पास कोई अणु आ रहे हैं, कोई परमाणु आ रहे हैं, परमाणु के बीच से क्या बन रहा है, कोई अणु बन रहा है, तो उसमें क्या करेगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन में आपको पता है कि जब वो रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, चार्ज पर। मान लिया कि चार्ज आपके पास प्लस माइनस है, तो कैसा फोर्स आना चाहिए, प्लस माइनस है तो अट्रैक्टिव फोर्स, प्लस प्लस है तो रिपल्सिव फोर्स, आप जानते हो। तो यहाँ पे जो काम करेगा वो कौन सा काम करेगा, स्थिर विद्युत के बल। और कहोगे कि आप चुंबकीय और गुरुत्वीय बल भी लगते जरूर है, पर ये इसके कंपेयर में क्या होता है, नगण्य होता है। किसके कंपेयर में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है उसके कंपेयर में क्या होता है, ये नेगलेक्ट होता है, यानी बहुत ही कम मात्रा में ये होता है चुंबकीय और गुरुत्वीय बल, इसलिए अपन इसको नेगलेक्ट करके अपन जो फोर्स इसके बारे में अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ मैटर और एलिमेंट्स, और जो फोर्स की कंसेप्ट था वो, यानी इसमें कौन कौन सा फोर्स के का नाम आ जाते हैं। तो मेन जो इंपॉर्टेंट फोर्स रहता है वो यही रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कुछ मैटर। मैं सब कुछ थ्योरी में लिखाऊंगा, आपको केवल अभी समझना है, अभी थ्योरी भी लिखवाऊंगा आपको कंप्लीट, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, अब मैं बात करता हूँ देखो परमाणु के मध्य बल की। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि कोई भी, मैंने क्या किया, पहले आपको बल के बारे में बता दिया। अब मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ कि क्या लेता हूँ मैं, कोई भी H2 अणु ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, H2 अणु ले लिया, ठीक है, बात को समझना, ठीक है। H2 अणु ले लिया। अब ये H2 अणु बताओ, एक हाइड्रोजन परमाणु है, ये H2 अणु किससे मिलकर बना है, 2H परमाणु से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, 2H परमाणु से मिलकर बना है। जानते हो कि कोई भी हाइड्रोजन अणु होगा वो जानते हो आप 2 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना होगा। तो यहाँ पे बात करता हूँ हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे देखो, जब 1 इलेक्ट्रॉन, यानी मैं ले लूँ, एक तो ले लिया मैंने Ha, दूसरा ले लिया मैंने Hb, ले सकता हूँ क्या लिए मैंने, 2 परमाणु लिए, और उससे क्या बना रहा हूँ मैं, एक अणु बना रहा हूँ। तो दोनों परमाणु की मैं अलग अलग बात करता हूँ। तो दोनों परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मैं यदि डायग्राम बनाऊँ तो बताओ, ऐसे डायग्राम बना सकता हूँ क्या, ये N है, इसका क्या हो गया, नाभिक हो गया, किसका, इस हाइड्रोजन परमाणु का, यानी जो A वाला था उसका नाभिक क्या हो गया, Na, इसका नाभिक क्या हो गया, यानी इसका न्यूक्लियस क्या हो गया आपके पास, Nb। जानते हो Na और Nb क्या होता है, नाभिक होता है, कहाँ होता है, सेंटर में होता है, सेंटर में मान लिया। इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, इलेक्ट्रॉन इसके चारों चक्कर लगाएगा, कौन कितना इलेक्ट्रॉन, 1, ये मान लिया कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन का मैं नाम दे देता हूँ कौन सा, E, सॉरी इसको मैं रंगीन मार्कर से लिख लूँ तो आपको दिखने में ठीक रहेगा। तो कौन सा नाम दे दिया मैंने, E, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा क्या माना है अपन ने, N भी माना है। क्या इसमें भी मैं इलेक्ट्रॉन का नाम दे सकता हूँ क्या, बिल्कुल दे सकता हूँ। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा आपके पास, ये मान लिया कि मैंने, ये भी एक न्यूक्लियस है, वैसे ये गोल ही बनाना, ये मैंने 6 ऐसे बनाए, बाकी ये आप कॉपी में बनाओ जब गोल ही बनाना, ठीक है। ये हो गया आपके पास, इसका इलेक्ट्रॉन कौन सा हो गया, B। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्या किया मैंने, कोई अणु माना है, कौन सा अणु, हाइड्रोजन अणु, किससे मिलकर बना है, 2 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना है, और 2 हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 1। यहाँ पे क्या होता है आपके पास, नाभिक होता है। अब आप नाभिक जानते हो कैसा होता है, बताओ, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, बताओ। जो नाभिक होता है वो कैसा होता है, बताओ जल्दी। न्यूट्रॉन कैसा होता है, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है। तो नाभिक क्या हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव। जानते हो आपकी नाभिक होता है वो किससे मिलकर बना है, आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। जब ये क्या होता है, उदासीन होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नाभिक कैसा होगा आपका, पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा पॉजिटिव। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। ये चीज़ आपको कंसेप्ट है, ये तो छोटे छोटे कंसेप्ट है, आप 7वीं 8वीं से पढ़ के आ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये मैंने कंसिडर किया कि क्या मान लिया, H2 अणु मान लिया।
अब देखो मैं बात करता हूँ कि इसमें मैंने कुछ ना कुछ, देखो ये कुछ पॉइंट लिखे, इस पॉइंटों को आपको समझना है। ये पॉइंट आप समझ लोगे तो आपको थ्योरी कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं मानता हूँ कि देखो फर्स्ट में कि मैंने क्या लिया, कोई भी हाइड्रोजन अणु ले लिया, ठीक है, मैंने कोई भी हाइड्रोजन अणु मान लिया जिसमें N इसका नाभिक हो गया, N भी इसका नाभिक हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन E हो गया और इसका इलेक्ट्रॉन EB हो गया। अब मैं यदि बात करता हूँ कि सबसे पहले क्या था, ये बहुत ही अनंत दूरी पर थे। अनंत दूरी का मीनिंग क्या होता है, अनंत दूरी यानी ये HA और HB इतने दूर थे कि इनके बीच में कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी। बिल्कुल हो जाता है यदि कोई, में मान लेते हैं कि अपने पास कोई, मान लो कि अपने पास HA और HB है, यदि अपने पास कोई अनंत दूरी पर है, अनंत दूरी का मीनिंग आप उसको कह तो नहीं सकते कि पता नहीं अनंत दूरी तो कितनी है, एक दिल्ली और एक जयपुर है, हो सकता है एक दिल्ली और एक अमेरिका है, तो अपन अनंत दूरी कौन से मान सकते हो, जो आपके लिए रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है, वही आपके लिए क्या है, अनंत है, जैसे मेल और फीमेल में होता है। तो देखो अपने पास क्या होगा, अपने पास ये क्या है, तो अनंत दूरी, तो अनंत दूरी के लिए इसमें कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो मैंने क्या लिखा है कि जब परमाणु क्या होते हैं, अनंत दूरी पर होते हैं, तो उनमें क्या होती है, कोई क्रिया नहीं होती। ये सब आप अच्छे से जानते हो कि जब अनंत दूरी पर होते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती। तो मान लिया अनंत दूरी पर कोई क्रिया नहीं होती, जैसे कह सकते हैं कि एक कोई लड़का है, वो कहाँ है, अपनी कॉलेज में है, दूसरा एक लड़की है, वो कहाँ है, अपने घर पे है, यानी होम पर है। तो ये क्या बताओ, अनंत दूरी पर है क्या, बताओ ये अनंत दूरी पर है या कैसे है, अनंत दूरी पर है। यदि मैं, या फिर इसको भी मान लो कि ये भी कहाँ है, आप घर पे है, यानी हो सकता है इसका घर पास पास नहीं हो, इसमें एक कंडीशन ध्यान रखना, घर पास नहीं होना चाहिए। तो दोनों क्या है, एक बॉय एक गर्ल है, वो कहाँ है, दोनों अलग अलग दूरी पर है। जब अलग अलग दूरी पर है तो अपन कह सकते हैं कि इनकी दूरी कैसी होगी, इन्फिनिट होगी, कोई भी रिएक्शन पॉसिबल होगी क्या इनके बीच, नहीं होगी। यदि वो कॉलेज में आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं आपके पास, कॉलेज में आ जाते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं, एक ही क्लास में होते हैं, फिर क्या होगा, इनमें क्या दूरी अनंत रहेगी, क्या नहीं रहेगी, वो दूरी कैसी हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी, यानी परिमित दूरी। अब हो सकता है परिमित दूरी तो कितनी हो जाए, वो तो डिपेंड करेगा कि वो कैसे स्टूडेंट है। यदि अच्छे स्टूडेंट है तो ज़्यादा परिमित नहीं करेंगे, यदि कोई ऐसा होगा तो वो कर सकते। तो देखो होम, इसमें क्या हो गया, कुछ ना कुछ डिस्टेंस क्या हो गई, इन्फाइनाइट से परिमित हो गई, यानी फाइनाइट हो गई। तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन पॉसिबल होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ भी आप कॉलेजों में देखते आ रहे हो कि रिएक्शन पॉसिबल हो ही जाती है कई बार। तो उसमें क्या होगा, जैसे सेम यही कंसेप्ट कहाँ आ रहा है, अपना एटम परमाणु में आ रहा है, ठीक है, ये तो केवल एग्जाम्पल है। तो क्या किया अपन ने, यहाँ पर जब कोई अनंत दूरी पर होता है, कोई क्रिया नहीं होती, अपन मानते हैं कि ये क्या है, फाइनाइट दूरी पर है, यानी परिमित दूरी पर है। जब कोई परिमित दूरी पर होता है तो क्या होता है, इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम करता है। ये अब मैं आप कहोगे कि सर इसमें ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल काम क्यों करता है, बाकी और कोई क्यों नहीं करता। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जब कोई इस टाइप में जो क्रिस्टलोग्राफी होती है तो उसमें क्या होता है, जो स्थिर विद्युत बल होता है, स्थिर विद्युत बल आप जानते हो कि कौन कौन से बल होते हैं, ये दो टाइप का होता है, एक तो आकर्षण होता है, एक प्रतिकर्षण होता है। तो इसमें या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, और कौन सा बल होगा, स्थिर विद्युत बल होगा, ठीक है। तो उसके कारण ही क्या बनता है, अपना केमिकल बॉन्ड बनता है। तो अपन कह सकते हैं कि जब परिमित दूरी पर होता है तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होगा, बिल्कुल होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, जब ये फाइनाइट दूरी पर आ जाते हैं, जब इनको परमाणु को पास में लाया जाता है, तब ये क्या करेगा, अपने पास कुछ ना कुछ रिएक्शन करना या कुछ ना कुछ क्रिया करना स्टार्ट करेगा। अब मैं बात करता हूँ कोई ये रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगी, बताओ। मान लिया कि ये परमाणु था HA और HB, जब मैं दोनों को पास लाता हूँ तो इसमें कौन कौन से आकर्षण बल लगेंगे, कौन कौन से प्रतिकर्षण बल लगेंगे, क्या बता सकते हो क्या, किन किन के बीच में आकर्षण लगेगा, किन किन के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखी है, देखो ये आपको क्लियर हो गया, अनंत दूरी पर कोई क्रिया नहीं करता, परिमित दूरी पर जब कोई पास में आता है तो उसमें आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा या कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा। अब ये आप कहोगे कि यहाँ आकर्षण प्रतिकर्षण ही क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें क्या होगा, स्थिर विद्युत की बल होगा, और स्थिर विद्युत की बल 2 टाइप से होता है, एक रिपल्सिव एक अट्रैक्टिव, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इन दोनों पॉइंट की, ठीक है। अब क्या मैं इसमें आप बता सकते हो, यहाँ पे क्या बता सकते हो, यदि अपने पास ये Na कैसा है, बताओ, पॉजिटिव है, नाभिक कैसा है, Na का पॉजिटिव है, ये N भी नाभिक कैसा है, अपने पास पॉजिटिव है। क्या Na और Nb यदि इन दोनों परमाणु को मैं पास में लाता हूँ तो क्या होगा, बताओ। Na और Nb क्या आपके पास 2 नाभिक है, ये H हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का है, पर ये A का है और ये B का है। क्या मैं इन दोनों को पास में लाता हूँ तो क्या होगा, बताओ। जब मैं इनको पास में लाऊंगा तो इसमें कौन सा फोर्स आएगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, बताओ। आकर्षण आएगा, प्रतिकर्षण आएगा, कौन सा आएगा, ये पॉजिटिव यानी प्रतिकर्षण। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो एक फोर्स लगेगा Na और Nb, वो तो कैसा लगेगा आपके पास, प्रतिकर्षण लगेगा इन दोनों के बीच, ठीक है। यानी इसके बीच में कह सकता हूँ कि ये फोर्स आपका कैसा है बताओ, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तो इसके बीच में तो कैसा रहेगा आपका, रिपल्सिव, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूँ किसकी,
अब मैं बात करता हूँ किसकी, आकर्षण की। यदि मैं आकर्षण में बात करूँ, देखो आकर्षण में कौन कौन से फोर्स आपके लग सकते हैं। मान लिया कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक ही परमाणु की, एक एटम था अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्या इसके बीच में फोर्स लगेगा? क्या इसके बीच में फोर्स लगेगा? बताओ, लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। यानी ये कौन सा फोर्स होगा आपके पास, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी ये फोर्स कैसा होना चाहिए आपके पास, अट्रैक्टिव। कैसा होगा? अट्रैक्टिव। शॉर्ट में लिख रहा हूँ एटी और रिपल्सिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो अट्रैक्टिव होगा वो किस किस के बीच लगेगा, एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा लगेगा Na, ठीक है, इसके बीच में लगेगा। सेम जब ये इसमें लग रहा है तो इसमें भी लगना चाहिए अपना, तो यानी ये इसमें भी लग सकता है, Nb और Eb, इसमें भी क्या होगा आपका, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब मैं बात करता हूँ, देखो ये तो मैंने एक एक परमाणु की बात की, अब मैं जब दोनों को पास में ला रहा हूँ तो इस टाइप से भी रिएक्शन पॉसिबल होती है क्या? किस टाइप से? इसका कोई भी Na है, क्या ये Na पॉजिटिव है? क्या मैं जब इनको पास में लाऊंगा तो ये वाला देखो, एक जो पहले था एक एक नाभिक का, एक एक परमाणु का था, वो तो मैंने लिख के बता दिया। क्या ये जब पास में लाओगे तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा? बिल्कुल करेगा, जानते हो आप, परिमित है तो करेगा ही। तो ये Na इसके साथ कर सकता है क्या रिएक्शन? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसके बीच में भी कुछ ना कुछ बल लगेगा। क्या बताऊँ, इसके और इसके बीच में कौन सा बल लगेगा? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कौन सा, अट्रैक्टिव। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी कौन सा बल लगेगा आपका, अट्रैक्टिव। तो यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आकर्षण बल के लिए कौन कौन सा, Na और Eb लग सकता है, ये बल लग सकता है। अब आप कहोगे जब ये लग रहा है तो इसके बीच में भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। यदि मैं बात करता हूँ इसके बीच की, तो ये भी क्या होगा, बल लगेगा। कौन सा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ भी कौन सा बल लगेगा आपका, Ea और Nb, इसके बीच में भी क्या लगना चाहिए आपका, आकर्षण बल लगना चाहिए। कंसेप्ट समझना, थ्योरी समझना, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट है, इसमें थ्योरी भी है और आधे से ज़्यादा केमिस्ट्री भी है और क्या है, फिजिक्स भी है, इसलिए आप अच्छे से समझना। तो देखो ये क्या क्या हो गया, आकर्षण बल किस किस के बीच लग सकता है, Na के बीच, Nb Eb के बीच, Na, यानी देखो मैंने 6 टोटल कितने बता दिए, आकर्षण बल टोटल 6 ही होंगे। क्या और कोई होगा? बताओ, और कोई होगा क्या? नहीं होगा। अब यदि मैं प्रतिकर्षण बल की बात करूँ तो देखो जब दोनों को पास ला रहा हूँ तो कैसे प्रतिकर्षण कर सकता है, एक तो Na के बीच, सॉरी दोनों Na नहीं होंगे, ये Na और ये क्या होगा आपका Nb, ठीक है। और प्रतिकर्षण किससे कर सकता है, Ea और Eb से कर सकता है। ये भी क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, जब इनको पास लाओगे तो ये प्रतिकर्षण कर सकता है। यानी मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा आपका Eb और Ea, यहाँ से भी ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। अब अपन स्टार्टिंग की बात करते हैं। तो ये तो मैंने क्या लिखा दिया कि जो आकर्षण बल लगेंगे तो आकर्षण बल इनके बीच लग सकता है, जो प्रतिकर्षण बल है वो इनके बीच लग सकता है। क्या और प्रतिकर्षण बल कोई लग सकता है क्या? देखो पहले ये वाला ले लिया, ये आकर्षण ले लिया, ठीक है, दोनों लिख दिए मैंने। फिर क्या लिया मैंने, दोनों Na और Nb, इसका नाभिक इसका इलेक्ट्रॉन, इसका नाभिक इसका इलेक्ट्रॉन, इसमें लग सकता है आकर्षण, ठीक है। क्योंकि ये सब क्या है, देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी सब क्या है, ऑपोजिट चार्ज गए, ऑपोजिट चार्ज है, यानी ये क्या होगा, अट्रैक्टिव करेगा। ये देखो कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सिव करेगा। अब मैं बात करता हूँ कि जब इसके स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग की बात यानी जब कोई दो परमाणु थे वो क्या करते हैं, पास आना स्टार्ट करते हैं, यानी नजदीक आना स्टार्ट करते हैं। तो प्रारंभ में मैं मानता हूँ कि जब दो परमाणु को पास में लाया जाता है तो उसका जो स्थितिज ऊर्जा, या अपन कह सकते हैं कि जो अट्रैक्टिव यानी जो प्रतिकर्षण बल होता है वो, सॉरी जो ये क्या अट्रैक्टिव यानी आकर्षण बल होता है वो ज़्यादा किसका होगा, आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा, बताओ। जब कोई स्टार्टिंग में अपन क्या करते हैं, कोई भी परमाणु को पास लाते हैं, तो जैसे ही आप परमाणु को पास लाओगे, तो जैसे आप परमाणु को पास लाना स्टार्ट करोगे तो उसमें जो फोर्स होगा, यानी कौन सा बल काम कर रहा है, बल काम कर रहा है कौन सा, आकर्षण बल। क्योंकि जब परमाणु को पास ला रहे हो, पास लाने का मीनिंग में वहाँ आकर्षण बल काम करेगा। यदि प्रतिकर्षित होता तो क्या वो पास आता, क्या नहीं आता, नहीं आता, आप जानते हो। तो यहाँ पे कौन सा बल काम करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्ट मैं कह सकता हूँ कि जो स्टार्टिंग में होगा अट्रैक्टिव होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, रिपल्सिव, यानी जो आकर्षण बल का मान है वो प्रतिकर्षण बल से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या मैं इस स्थिति में कह सकता हूँ कि स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, बताओ। क्या मैं इस स्थिति में कह सकता हूँ कि स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होगी। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, क्यों कम होगी, क्योंकि ये आकर्षण बल लग रहा है। आकर्षण बल यानी जब दो पास में आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, गतिज स्थितिज ऊर्जा क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। अब यदि मैं बात करूँ कि
ये क्या हो जाए अपने पास एक, जब ये परमाणु धीरे धीरे मान लिया कि पास आ रहे, आकर्षण बल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, पर एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें क्या होगा, आकर्षण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। ये मैंने जो ए इज इक्वल टू आर लिखा है, यानी अट्रैक्टिव इज इक्वल टू रिपल्सिव, यानी इसमें क्या होगा, जब प्रतिकर्षण बल का मान है वो आकर्षण बल के समान हो जाएगा। जब इस केस में होगा, यानी मैं मान सकता हूँ कि जब मान लिया कि एक कंडीशन ऐसी आ गई, ये क्या था, धीरे धीरे पास आना स्टार्ट हुआ, और एक कंडीशन ऐसी आ गई कि ये जो एन ए और एन बी यहाँ आकर रुक गए, दोनों एच ए और दोनों एच है, यानी ये एच ए है आपका, ये क्या है आपका एच बी है, दोनों यहाँ पर आकर रुक गए। अब रुकने का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी आ गई कि स्थितिज ऊर्जा इससे ज़्यादा, यानी जो आकर्षण बल था इससे ज़्यादा वो लग ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि जितना यहाँ पर आकर्षण बल लग रहा है उतना ही क्या लग रहा है, उसमें प्रतिकर्षण बल लग रहा है। यानी अपन कह सकते हैं कि जितना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसके इक्वली कितना लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो ये वाला क्या होगा अपने पास, जो एन ए और एन बी है यहाँ आकर एक साम्यावस्था में आ सकता है। साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, जब ये और ये पास आके रहेगा तो अपने पास क्या होगा, मान लो कि ये एक बॉन्ड का निर्माण करेगा। क्या करेगा अपने पास, बॉन्ड का निर्माण करेगा। कौन से केस में, जब आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर नॉट। यानी ये केस यदि समझना चाहो तो कैसे, जब प्रतिकर्षण बल का मान इस आकर्षण बल के समान हो जाता है तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर तो क्या था, आकर्षण बल बढ़ रहा था, ये क्या था, प्रतिकर्षण बल कम हो रहा था। यहाँ पे क्या है, आकर्षण इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू अट्रैक्टिव इज इक्वल टू रिपल्सिव, यानी जब ये दोनों बल बराबर हो जाते हैं तो आप जानते हो कि स्थितिज ऊर्जा वहां पर बिल्कुल क्या हो जाती है, न्यूनतम, उससे कम स्थितिज ऊर्जा हो ही नहीं सकती। तो ये अपनी स्टेट जो कहलाती है वो कहलाती है अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, यानी साम्यावस्था। तो जब वो साम्यावस्था में आ जाता है तो वो क्या करता है, कुछ न कुछ बॉन्ड का निर्माण करता है, और यही क्या कहलाता है आपकी, ये जो बॉन्ड होता है ये क्या कहलाता है अपना, कोई भी केमिकल बॉन्ड कहलाता है। ये क्या कहलाता है अपना केमिकल बॉन्ड, या जिसे बोलते हैं आप रासायनिक बंध। अब ये रासायनिक बंध भी बहुत तरह से बनते हैं, यानी आपके सिलेबस में 5 प्रकार दिए हुए, जिसमें आयनिक बंध हो सकता है, वंडरवॉल बॉन्ड हो सकता है, सहसंयोजक बंध हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, ये सब बल है। तो वो बल को भी अपन अलग अलग डिफाइन करेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे बल में भी, ठीक है, कि कौन कौन से बल, कौन कौन से बंध, यानी कौन कौन से बॉन्ड इसमें बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए इज इक्वल टू आर पर क्या हो गया अपना, आर इज इक्वल टू आर नॉट हो गया। तो वो क्या करेगा, एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिसमें वो क्या करेगा, कुछ बॉन्ड का निर्माण कर लेगा, ठीक है। इस तरह से अपने अणु का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई ये जो सब पॉइंट बताए मैंने। अब डायग्राम देखो, अब इस डायग्राम को देखो, सॉरी माइक्रोफोन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। यह कि आपका जो ग्राफ बताया गया, इस ग्राफ में क्या होगा आपका, ये मैंने देखो इस साइड में जो बताया, ये वैसे ग्राफ आप न्यूक्लियर में भी बना चुके हो, यहाँ भी बना चुके हो, केमिस्ट्री में भी बनाया होगा, आपको ध्यान होगा। ये क्या है आपकी स्थितिज ऊर्जा का अक्ष है, ये क्या है आपकी जो आर डिस्टेंस होती है उसका अक्ष है, यानी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो। तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट में अट्रैक्टिव क्या होता है, जब ये क्या आकर्षण स्थितिज ऊर्जा प्रतिकर्षण बल से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वहां पे स्थितिज ऊर्जा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जब स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है, यानी ये ग्राफ क्या बता रहा है यहाँ पे, जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर मैं क्या कहता हूँ, एक स्थिति ऐसी आती है कि वहां पर दोनों के बल का मान समान हो जाता है, यानी स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, प्रतिकर्षण ऊर्जा, यानी आकर्षण ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होगी, प्रतिकर्षित ऊर्जा। तो ये भी केस पॉसिबल है, जब ये दोनों केस क्या हो जाते हैं अपने पास, इक्वल हो जाते हैं, तो अपन क्या कहते हैं कि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, न्यूनतम हो गई। क्या हो गई, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। जब ये एनर्जी मिनिमम हो जाती है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आर इज इक्वल टू आर नॉट हो गया। जब आर इन इक्वल टू आर नॉट हो गया तो अपने पास क्या हुआ, स्टेबिलिटी कंडीशन आ गई। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, जो अपना ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु थे वो कौन सी अवस्था में आ गए, स्टेबल, यानी स्थायी अवस्था में आ गए। कौन सी अवस्था में आ गए आपके पास, स्थायी अवस्था में आ गए, ठीक है। किस कंडीशन में, जब अपने पास ये वाला केस आएगा, यानी जब अपन साम्यावस्था की कंडीशन की बात करेंगे। तो साम्यावस्था की कंडीशन के लिए क्या कंडीशन रहती है, जब अपने पास ये इस केस की बात कर रहे थे, स्थितिज ऊर्जा कम होती जा रही थी। जब इस केस पर आए, यानी एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें दोनों बल बराबर होंगे, तो जब दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी वो कंडीशन कौन सी होगी, आर इज इक्वल टू आर नॉट। तो ये आर जो डिस्टेंस है और जो मैंने आर नॉट माना है वो क्या है, ये यानी यहाँ पर आया आकर क्या होगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो जाएगी, बहुत ही मिनिमम, यानी इसमें इससे ज़्यादा वो डाउन नहीं जा सकती, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये आर नॉट क्या होगा,
इस मिनिमम हो जाएगा, यानी अपन कह सकते हैं कि जो इसकी स्थितिज ऊर्जा थी R0 पे कितनी हो गई, बिल्कुल मिनिमम हो गई। तो जब अपन बात करते हैं कि इसमें क्या होगा, ये वाला जो स्टेबल हो गया, स्टेबल कैसे, जब ये दोनों केस A इक्वल टू R हुआ तो ये परमाणु क्या बन गया, अपना स्थायी बन गया, और दो परमाणु के निर्माण से क्या बन गया, अपना अणु बन गया। अब मान लो ये अणु इस टाइप से बना आपका, अब आपने जाना कि इसके बीच में बॉन्ड लेंथ कौन सी होगी, तो ये जो R0 शो कर रहा है ये क्या है, आपकी बॉन्ड लेंथ है, यानी जो इसके बीच में बॉन्ड होगा वो कितनी लंबाई का होगा उसकी, यानी वो कितनी लंबाई तक उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण ऊर्जा का मान या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान क्या वो इक्वल हो गया। तो इसको अपन क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे आपके पास, बॉन्ड लेंथ। और ये जब स्थायी कब हुआ, जब आप जानते हो स्थायी जब हुआ जब ये R इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, R0 हो गया। R इक्वल टू R0 केस पे ये क्या हो गया, स्थायी हो गया। और ये मैं इसकी बात करूं कि ये देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक जो गैप लिया वो क्या लिया मैंने, बॉन्ड एनर्जी लिया है। यानी जब U0 की स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, यानी इसका जो मेन एक्सिस था उसके यहाँ से यदि R0 की कितनी डिस्टेंस पर या कितनी डिस्टेंस पर वो क्या हो गया, उसकी बॉन्ड एनर्जी आएगी, तो उसे क्या कहेंगे अपने पास, बॉन्ड एनर्जी। तो अब आपको देखो ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। बताओ आया या नहीं आया, आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग, मैंने अच्छे से समझा दिया है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी आपको बता दिए। तो अब लिखना स्टार्ट करें। तो आओ कॉपी पेन उठाओ और लिखो, टॉपिक लगाओ सॉलिड स्टेट की। देखो कॉपी सभी को नहीं बनानी है, पुरानी कॉपी में मत लिख लेना, क्वांटम की कॉपी अलग चाहिए, सॉलिड की कॉपी अलग चाहिए, क्योंकि ये नंबर भी आपको अलग अलग देता है, ठीक है। नंबर भी अलग देता है आपको, पेपर भी अलग है, तो कॉपी भी अलग चाहिए। तो करें लिखना स्टार्ट, बताओ करें क्या। तो टॉपिक लगाओ सॉलिड स्टेट में, यूनिट फर्स्ट लगाओ और लगाओ परमाणु के मध्य बल, फोर्स बिटवीन एटम्स। लगाओ परमाणुओं के मध्य बल। हम जानते हैं कि लाइन में लिखो फर्स्ट स्टार्टिंग से, कि हम जानते हैं कि परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है, परमाणुओं से मिलकर अणुओं का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि परमाणु से मिलकर अणु का निर्माण होता है, अतः परमाणु आयनों को आपस में बांधे रखता है, अतः परमाणु आयनों को आपस में बांधे रखता है, या ऐसे लिख लेना परमाणुओं कॉमा आयनों को बांधे रखने वाला, परमाणुओं कॉमा आयनों को बांधे रखने वाला स्थिर विद्युत बल होता है। स्थिर विद्युत बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है। परमाणु और आयनों को आपस में बांधे रखने वाला स्थिर विद्युत बल होता है। स्थिर विद्युत बल होता है। और परमाणु और आयनों को बांधे रखने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। रासायनिक हिंदी में आबंध कहते हैं और केमिकल बॉन्ड कहते हैं, इंग्लिश में याद रखना आप इसे, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। फिर लिख लेना चुंबकीय बल तथा गुरुत्वीय बल का योगदान इसमें बहुत कम होता है। चुंबकीय बल तथा गुरुत्वीय बल का योगदान इसमें बहुत कम होता है, या फिर लिख लेना स्थिर विद्युत बल की तुलना में नगण्य होता है। स्थिर विद्युत बल की तुलना में नगण्य होता है। फिर लिखो नई लाइन से लिखना। तो पहले तो मैंने जो बताया था बल के बारे में वो चीज़ लिखा दी आपको। अब इसमें जो अपना टॉपिक था इससे रिलेटेड बात करते हैं। लिखिए इसमें, माना कि एक हाइड्रोजन अणु है, माना कि एक हाइड्रोजन अणु है
जो दो हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनता है। माना कि एक हाइड्रोजन अणु है जो दो हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनता है। बोल रहा हूँ वो ध्यान देना। माना कि एक हाइड्रोजन अणु है, यानी H2 अणु लिखना। माना कि एक हाइड्रोजन अणु है जो दो परमाणुओं से मिलकर बनता है तथा प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तथा प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। माना कि हाइड्रोजन के दो परमाणु A व B है। माना कि हाइड्रोजन के दो परमाणु कैपिटल A या कैपिटल B या फिर आप HA या HB लिख लो। माना कि हाइड्रोजन परमाणु के दो परमाणु माना कि हाइड्रोजन के दो परमाणु HA और HB है। HA और HB है, जिनके नाभिक क्रमशः ये Na और Nb है। जिनके नाभिक क्रमशः Na और Nb है। जिनके नाभिक क्रमशः Na और Nb है। और हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन EA और EB है। EA और EB है। तो सबसे पहले तो क्या लिखा है मैंने, जो ये हाइड्रोजन अणु माना इसके बारे में जो अपन ने जो चीज़ मानी है वो लिखा है। ठीक है, ये डायग्राम बना दीजिए आप। ये वाला जो डायग्राम बना रखा है मैंने ये बना दीजिए, और इसको हो सके तो दो कलर के पेन से बनाइए डायग्राम। बना दिया। उसके बाद नई लाइन से लिखना कि जब दो परमाणु एक दूसरे से अनंत दूरी पर होते हैं, जब ये दो परमाणु एक दूसरे से अनंत दूरी पर होते हैं तब उनके मध्य कोई भी क्रिया नहीं होती। जब ये दो परमाणु एक दूसरे से अनंत दूरी पर होते हैं तब उनके मध्य कोई क्रिया नहीं होती। लेकिन जब ये परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होने लगते हैं। जब ये परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं तब इनके मध्य अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बल उत्पन्न हो जाते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट स्मॉल a लगा के लिख लो। आकर्षण बल एक परमाणु के नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य एक परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि जो आकर्षण बल लगाए इसमें ब्रैकेट में क्या लिखोगे आपकी, एक परमाणु और इलेक्ट्रॉन के मध्य। तो एक परमाणु क्या हो गया आपका, ये Na हो गया। तो एक तो Na और यानी जो खुद के साथ है, तो Na और ये, और एक हो जाएगा अपना Nb और Eb। तो ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, Na और Nb, यानी एक परमाणु इसी के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, आकर्षण बल बनाएगा। तो मैंने यही लिखा है कि एक परमाणु होता है उसके इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण बल। ये ब्रैकेट में ये ग्रीन वाले दोनों लिख लो, ग्रीन वाले दोनों लिख लो, NaEA व NbEb। तथा एक परमाणु के नाभिक तथा एक परमाणु दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के मध्य देखो इसके आगे मैंने जो दो बॉक्स बनाए हैं रेड मार्कर में,
तो वही मैं लिखा रहा हूँ कि ये क्या हो गया, एक का नाभिक हो गया, दूसरे का इलेक्ट्रॉन हो गया, एक का इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरे का नाभिक हो गया, तो इनके बीच भी क्या लग रहा है, अपना आकर्षण बल लग रहा है। तथा एक परमाणु के नाभिक तथा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के मध्य, ब्रैकेट में ये दोनों लाल बॉक्स लिख लेना, लगता है। तो मैंने क्या बोला कि आकर्षण बल यहाँ 4 केस में लगेगा। एक तो EAN यानी जो नाभिक का खुद का नाभिक है और खुद का इलेक्ट्रॉन है उसके बीच, एक जो दूसरे का नाभिक या प्रथम का इलेक्ट्रॉन या प्रथम का इलेक्ट्रॉन दूसरे का नाभिक, इस टाइप से। फिर दूसरा पॉइंट लिखो बी लगा के कि प्रतिकर्षण बल दोनों परमाणुओं के नाभिक, कि प्रतिकर्षण बल दोनों परमाणुओं के नाभिक Na और Nb, प्रतिकर्षण बल दोनों परमाणुओं के नाभिक Na और Nb तथा इलेक्ट्रॉन Ea और Eb के मध्य लगता है। प्रतिकर्षण बल दोनों परमाणुओं के नाभिक Na और Nb तथा इलेक्ट्रॉन Ea और Eb के मध्य लगता है। फिर नई लाइन से लिखना कि आकर्षण बल के कारण दोनों परमाणु एक दूसरे के पास आने का प्रयास करते हैं। आकर्षण बल के कारण दोनों परमाणु एक दूसरे के पास आने का प्रयास करते हैं। आकर्षण बल के कारण दोनों परमाणु एक दूसरे के पास आने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रतिकर्षण बल उन्हें दूर रखने का प्रयास करता है। लेकिन प्रतिकर्षण बल उन्हें दूर रखने का प्रयास करता है। प्रारंभ में दोनों परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है। प्रारंभ में दोनों परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है। प्रारंभ में दोनों परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप दोनों परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं। जिसके फलस्वरूप दोनों परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं तथा उनकी स्थितिज ऊर्जा कम होने लगती है। तथा उनकी स्थितिज ऊर्जा कम होने लगती है। तथा उनकी स्थितिज ऊर्जा कम होने लगती है। फिर नई लाइन से लिखना कि अंत में एक स्थिति ऐसी आती है, अंत में एक स्थिति ऐसी आती है जब आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाता है। अंत में एक स्थिति ऐसी आती है जब आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाता है, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। इस अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। और इस अवस्था में H परमाणु आबंधित कहलाते हैं, यानी बॉन्ड बन जाता है इस केस में। इस अवस्था में H परमाणु आबंधित कहलाते हैं तथा एक स्थायी H2 अणु का निर्माण करते हैं। H2 अणु का निर्माण करते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना जब R = R0 हो। H परमाणु आबंधित कहलाते तथा स्थायी H2 अणु का निर्माण करते हैं। ब्रैकेट में लिख लो R = R0। और दोनों परमाणुओं के मध्य की दूरी बॉन्ड लेंथ कहलाती है। और दोनों परमाणुओं के मध्य की दूरी बॉन्ड लेंथ कहलाती है। फिर एक डेफिनेशन है, उसको नई लाइन से लिखना कि दोनों H परमाणुओं के बीच आबंधन से कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। दोनों H परमाणुओं के बीच आबंधन से कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा का मान
इस मुक्त ऊर्जा का मान दोनों परमाणुओं के मध्य साम्यावस्था की स्थिति में इस मुक्त ऊर्जा का मान दोनों परमाणुओं के मध्य साम्यावस्था की स्थिति में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। और इस न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा को बॉन्ड एनर्जी या आबंध ऊर्जा कहते हैं। और इस न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा को बॉन्ड एनर्जी या आबंध ऊर्जा कहते हैं। अब जो ग्राफ बना रखा है वो ग्राफ बना दो। जो ग्राफ बनाया है मैंने वो ग्राफ बना दो, वो लिख लो। तो देखो, एक छोटे सा टॉपिक था, उसको मैंने बहुत ही एक्सप्लेन करके समझाया है। देख लो, वीडियो की लेंथ के अकॉर्डिंग ही आपको पता लग रहा होगा। तो देखो, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म थी वो मैंने आपको समझाने के लिए बोर्ड पर लिखी थी। तो आपको भी ट्राई ऐसे करो कि आपको कोई भी थ्योरी रटनी नहीं पड़े, यानी पॉइंट टू पॉइंट ऐसे याद रखो कि इसमें ये पॉइंट अपन को लिखने हैं। इससे आप एग्जाम में भी आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, परमाणु के मध्य बल। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जब कोई अणु एक स्थायी अणु बनता है, यानी कोई स्टेबल अणु बन जाता है, तो उसमें क्या होता है, कोई बंध बनता है। तो उसी बंध को यदि हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं, आबंध। हिंदी में कहते हैं आबंध लंबाई। और जो इंग्लिश में कहे तो इंग्लिश में ज़्यादा ईजी है, वो है बॉन्ड लेंथ। क्या है आपकी, बॉन्ड लेंथ। और यदि वही एक मैंने एनर्जी की बात की है कि जब इस केस में जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, बॉन्ड एनर्जी, या अपन कह सकते हैं आबंध ऊर्जा। तो इसकी भी मैंने डेफिनेशन लिखा दी है आपको, कौन सी, आबंध ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया हो गया। तो इसको मैं हटा दूं। अब अपन बात करते हैं एक छोटा, अब टॉपिक लगाओ क्रिस्टल बंध। क्या टॉपिक लगाओगे, क्रिस्टल आबंधन। ये आपका आज का बेसिक चीजें थी। अब टॉपिक लगाओ आप क्रिस्टल आबंधन। क्रिस्टल आबंधन यानी क्रिस्टल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो क्रिस्टल बॉन्ड क्या होता है। अभी अब मैं बात करता हूँ कि अभी मैंने क्या बताया कि कोई भी अणु कैसे बनेगा, परमाणु से बनेगा। यानी दो परमाणु के बीच में क्या होगा, कोई बंध का निर्माण होगा। किस केस में, साम्यावस्था की केस में, जब R इक्वल टू क्या होगा, R0। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि कोई भी क्रिस्टल होता है वो किससे मिलकर बना होगा, परमाणु या परमाणु से मिलकर बना होगा। परमाणु से मिलकर क्या बनेगा, अणु बनेगा। और अणु से मिलकर क्या बनेगा, यदि एक ही अणु को बार बार रिपीट करेंगे तो कोई ठोस पदार्थ या क्या बनेगा, अपना क्रिस्टल बनेगा। तो उसमें कुछ बॉन्ड आते, तो वो बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, तो उस बॉन्ड के मैं नाम लिखाना चाहता हूँ। तो देखो, जब जैसे मैंने H के बीच में जो बॉन्ड बनाया, इस टाइप से बॉन्ड के भी टाइप्स होते हैं कि वो बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, वो बंध कौन कौन से होते हैं। तो इसी प्रकार मैं कोई क्रिस्टल बनाने के लिए क्या करूंगा, परमाणु या अणु का उपयोग लूंगा, स्थायी अणु बनाऊंगा, उसके बीच में कुछ बॉन्ड बनेंगे। तो वो बॉन्ड कौन कौन से होंगे उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट है आपका आयनिक बंध। फर्स्ट क्या है आपका, आयनिक बंध। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। थर्ड है आपका धात्विक बंध। थर्ड है आपका धात्विक बंध। चौथा हो गया आपके पास वंडरवाल बॉन्ड। और पांचवा हो गया आपके पास हाइड्रोजन बंध। पांचवा क्या हो गया आपके पास, हाइड्रोजन बंध। तो
तो ये 5 टाइप से प्रकार हो गए, यानी इन बॉन्ड की अपन को जरूरत पड़ेगी। तो इन बॉन्ड को अपन क्या करेंगे, एक एक क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। यानी ये सबसे जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहने वाला है आपका आयनिक बॉन्ड, इसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, वंडरवॉल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। इंग्लिश में भी इन्हें क्या क्या बोलते हैं, आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक, वंडरवॉल और हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा, ये जो कोई भी क्रिस्टल बनाएंगे तो इसी क्रिस्टल में जो काम आने वाले बंध है वो ये 5 इंपोर्टेंट बंध है। इसकी सहायता से अपन क्या बनाते हैं, कोई भी क्रिस्टल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप 2-4 लाइन लिख दीजिए और इनके नाम लिख दीजिए, फिर अपन नई क्लास में इनको एक एक एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो लिख लीजिए इसमें क्रिस्टल आवन लगा के या क्रिस्टल बॉन्डिंग लगा के कि जब परमाणुओं को परस्पर निकट लाया जाता है, कि जब परमाणुओं को परस्पर निकट लाया जाता है तो परमाणु आपस में बंध बनाकर ठोस पदार्थ के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। जब परमाणु को पास लाया जाता है या निकट लाया जाता है तो परमाणु आपस में बंध बनाकर ठोस पदार्थ के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, ठोस पदार्थ के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। और क्रिस्टल निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन या संसंजक ऊर्जा कहते हैं, बंधक या संसंजक ऊर्जा कहते हैं। संसर्जक यानी ये संसंजक, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में कोसिव एनर्जी। क्या बोलते हैं, कोसिव एनर्जी। ये या तो आप कोसिव एनर्जी कह दो या क्या कह दो, बंध ऊर्जा। सिंपल सा बंध ऊर्जा रहोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, बंधन ऊर्जा। तो किसी भी क्रिस्टल का अपन को निर्माण करना है तो क्रिस्टल का निर्माण करने के लिए जो भी एनर्जी की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, अपनी बंधन ऊर्जा या संसंजक ऊर्जा, बॉन्डिंग एनर्जी या कोसिव एनर्जी। ठीक है, फिर लिखिए कि सामान्यतः ठोसों के परमाणु कॉमा आयनों व अणुओं के मध्य, सामान्यतः ठोसों के परमाणु आयनों व अणुओं के मध्य मुख्यतः 5 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, मुख्यतः 5 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, मुख्यतः 5 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। और इन 5 बंधों के जो बॉन्ड है उनके नाम लिख लीजिए, जो 5 बॉन्ड है उनके नाम लिख दीजिए। फर्स्ट है आयनिक बंध, सेकंड है सहसंयोजक बंध, थर्ड है धात्विक बंध, फोर्थ है वंडरवॉल बंध और 5 है हाइड्रोजन बंध। वैसे ये सभी बंध है शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हो, इसलिए आप अच्छे से इसके बारे में जानते भी होंगे, पर कोई बात नहीं जानते तो अपन इसको फिजिक्स में भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या होता है। वैसे होता तो एक ही है केमिस्ट्री और फिजिक्स में, तो इसमें मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसमें कुछ केमिस्ट्री भी है, कुछ फिजिक्स भी है और कुछ मैथ्स भी है। तो सॉलिड स्टेट ऐसी फिजिक्स है, इसमें तीनों टर्म आ जाएगी आपकी। लिख दिए 5 नाम। तो ये आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। और जो नए स्टूडेंट हैं उनको फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपकी एग्जाम हो सकता है अप्रैल तक हो जाए बाई चांस। अभी कोई यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई नोटिस निकाला नहीं है, अपन अप्रैल तक मान के चल रहे हैं। तो यदि अप्रैल तक हो जाती है तो आपका यहाँ पर भी सिलेबस जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें भी आपका सिलेबस बिल्कुल एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। फर्स्ट बुक कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड बुक चल रही है, आज ही स्टार्ट की है। तो यदि कोई स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहता है, इंटरेस्टेड है क्लास ज्वाइन करने में, तो फीस आपको पता ही है और नंबर मेरे पता है, नंबर मैंने लिख रखे थे पहले भी, फर्स्ट वीडियो में भी दिए थे आपको। तो इस मैसेज पर आप मैसेज करके लिंक ले सकते हो एप्लीकेशन की, कि एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे साइनअप करना है, कैसे लॉगिन करना है, मैं आपको बता दूंगा। यदि किसी को देखना है तो 2 घंटे के लिए डेमो के लिए आपकी ये आईडी एक्टिवेट करा दी जाएगी। तो जब आप कहोगे, जब आप मैसेज में कहोगे कि हमको डेमो के लिए देखना है वीडियो, तो आपको आईडी है जो 2 घंटे के लिए एक्टिवेट करा दी जाएगी, आप उसको देख सकते हो। 2 घंटे के बाद वो वापस डीएक्टिवेट हो जाएगी, फिर फीस जमा करने के बाद ही आपकी ये आईडी क्या होगी, एक्टिवेट होगी। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट आयनिक बंध के साथ। ठीक है।